हेलो दोस्तों, फोकस ऑन लर्न में आपका स्वागत है। आज आप कुछ ऐसे रियल नंबर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का स्टडी करने वाले हैं जिसे एग्जाम में आने की चांसेस 100% तक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चंस इसमें दिया गया है वही हूबहू आपके एग्जाम में होगा। हाँ, इससे थोड़े से सिमिलर हो सकते हैं या इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया है उसके डिजिट को चेंज करके एग्जाम में दिया जा सके। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है उससे डिफरेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इसमें कुछ चेंजेस होंगे लेकिन जो चेंजेस होगा वो सिमिलर होगा। इसलिए आइए इसे हम एक एक कर देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि इसे हम कैसे एग्जाम में इजी बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से परिमेय संख्या कौन है। यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन से हमें फाइंड करना है कि इसमें परिमेय संख्या कौन है। तो आइए हम करते हैं। √3, ये आपको पता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 2√2/2। यहाँ से अगर √2 को कैंसिल कर दे तो यहाँ केवल आपका 2 बचता है। तो ये आपका रेशनल नंबर होता है। ये आपका रेशनल नंबर होता है, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। और यहाँ ये 4 + √5 ये आपका अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि इरेशनल नंबर होता है। और √6 भी आपका इरेशनल नंबर होता है, यानी कि ये भी आपका अपरिमेय है, ये अपरिमेय है और ये वाला अपरिमेय है। केवल आपका जो परिमेय संख्या है ये वाला है। अगला क्वेश्चन है, √2 क्या है। मतलब आपको फाइंड करना है, इसमें से आप बताना है कि √2 कौन सी संख्या है। √2 परिमेय संख्या है? नहीं। अपरिमेय संख्या है? हाँ। प्राकृत संख्या है? नहीं। इसमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, यानी आपका जो ऑप्शन होगा वो सेकंड नंबर होगा, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम संख्याएं हो सकती है। आपको पता है दो परिमेय संख्याएं के बीच अनंत संख्याएं होती है, ये आप पहले से ही जानते हैं, तो इसमें कंफ्यूज आप नहीं होंगे। इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। यानी हमें यहां से फाइंड करके बताना है कि तीनों जब उस स्थान पे पहुंचेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें समय दिया हुआ रहता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये हम 3, 4 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 4 और 8 का हम एलसीएम निकालते हैं। 3 का एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा 1 × 3। इसका पहले फैक्टर हम कर लेते हैं। यहाँ 4 का होगा आपका 2 × 2 और 8 का होगा 2 × 2 × 2। आपको पता है एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कॉमन में जो सबसे हाईएस्ट होता है आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार। ये होगा 1 × 3, ये होगा 2 to the power 2, यहाँ 2 to the power 3। यानी कि यहाँ जो कॉमन में सबसे हाईएस्ट होता है जिसका पावर, उसे आप लिखते हैं। यानी यहाँ होगा 2 के पावर 3 × जो कॉमन में नहीं होता है उसे लिखा जाता है। तो कॉमन में कौन नहीं है, यहाँ से 3 नहीं है, तो यहाँ से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ होगा 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। यहाँ आपका हुआ 24, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही हुआ। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जब भी पूछा जाए उसमें हमेशा एलसीएम ही फाइंड किया जाता है। इसलिए आप आगे कंफ्यूज नहीं होंगे और इजीली ऐसे क्वेश्चंस का एलसीएम निकाल के आप ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 0.32 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इस साल भी एग्जाम में पूछने की उम्मीद ज्यादा है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले आप जितना नंबर है उसे लिख लीजिए, यानी इसमें आप पॉइंट को हटाकर जितना नंबर है उसे आप नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं 32। और यहाँ से एक चीज ध्यान रखिए कि जिसपे रेकरिंग नहीं है उसे आपको यहाँ से माइनस करना है, यानी आपने पूरा नंबर लिख लिया। और जिसपे ये बार नहीं है ऊपर वाला, यहाँ केवल 2 पे ये बार है, जिसपे बार नहीं है उसे आपको माइनस करना है। तो इसमें 2 पे केवल बार है, 3 पे नहीं है, तो हमने 3 को माइनस कर लिया है। अब जिसपे बार है, यानी कि आपके क्वेश्चंस में जितने बार डिजिट पर बार है उसे आप अपॉन में 9 लिखना है, यानी कि आपको 9 लिखना है। तो यहाँ 1 है तो हमने 1 बार लिखा, और दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद जिसपे बार नहीं है
उतने बार आपको शून्य लिखने हैं। तो दशमलव के बाद हमारे एक ही संख्या है ना, मतलब एक ही यहाँ पे नंबर है 3 जिसपे बार नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 एक ही डालेंगे, क्योंकि एक ही है तो इसलिए एक बार। आप इसे एक बार माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 29/90। ये वाला ऑप्शन आप में इसमें है, बी वाला ऑप्शन आपका इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे होगा 3.25 और यहाँ दोनों पे बार होगा, और यहाँ सबको फाइंड करने के लिए बताया जाएगा फाइंड कीजिए वो वैल्यू। तो यहाँ सब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो भी पहले संख्या है उसे डिजिट हटा के आपको लिख देना है, डिजिट और बार हटाकर आपको यहाँ से लिखना है। तो यहाँ होगा आपका 325, और जिसपे बार नहीं है उसे आपको यहाँ से माइनस कर देना है। तो यहाँ 2 और 5 पे बार है, 3 पे नहीं है, तो इसे हम माइनस कर देंगे 3, और अपॉन में जिसपे बार है उतने बार आपको 9 लिखने हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स है आपका 2 और 5, तो आपको 2 टाइम्स 9 लिखना है, और जिसपे बार नहीं है उस पे आपको शून्य लिखने हैं। तो यहाँ पे आपने शून्य लिखा, यानी शून्य को शामिल किया। अब इसे माइनस कर दीजिए, ये होगा आपका 3 2 और 2/990, ये आपका सोल्यूशन हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाता है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को देखकर कंफ्यूज ना हो, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। अगला क्वेश्चन है 3 और 5.25 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या है, यहाँ आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ देखिए इसके बीच की संख्या में बतानी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन मिला है वो रूट अंडर में है, सभी क्या है रूट अंडर में। ताइए इसका पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। अगर आप 11 का अगर स्क्वायर रूट अगर फाइंड करते हैं तो ये मिलेगा आपको 3 पॉइंट समथिंग के रूप में, ये 3 से ज्यादा है और 5 से कम है, ठीक है। और यहाँ देखिए रूट अंडर 5 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, और इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, और 12 का आप निकालते हैं तो इसका भी 3 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि जो नजदीक है, यानी कि इन दोनों के, यानी कि लास्ट वाले ऑप्शन के पास जो नजदीक होता है मतलब निकट होता है उसी को हम मानते हैं। तो यहाँ देखिए 4 वाला ऑप्शन है हमारे पास, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि 3 और 5.25 के बीच का परिमेय संख्या को हम ये वाला मान लेंगे, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला, यानी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/20 का दशमलव प्रसार बताइए। आइए इस बार हम लिख लेते हैं 7/20 का हमें क्या बताना है, दशमलव प्रसार। आपको पता है दशमलव प्रसार बताने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या किस रूप में लिखी होती है, 2 into m और 5 into n के रूप का होता है। तो इसे हम एक बार तोड़ लेते हैं। अब 20 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 into 2 into 5 इस टाइप का होगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 7/2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, यानी कि ये इस रूप का है, इसलिए यह शांत आवर्ती हो गया, यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF 15 है तथा LCM 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बताइए। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, यानी इसे कहा जाता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यहां से देखिए दो संख्याओं का HCF आपको दिया हुआ है, यानी आपके पास HCF पहले से है और LCM भी पहले से है 105, और इसमें से एक संख्या दिया हुआ है, यानी मान लेते हैं हम पहली संख्या दिया हुआ है 5। अब इसे फॉर्मूला बैठाएंगे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या आपकी 5 है, दूसरी संख्या आप मान ले x इज इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू HCF। LCM आपके पास कितना है 105 इंटू 15। यहां देखिए x इज इक्वल टू होगा 105 इंटू 15/5, ये आपका कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 5 3 जा 15, 1 का 1
और 1 3 जा 3, यानी कि आपका x का बराबर कितना हुआ 315, यानी ये वाला सी वाला ऑप्शन इसका सोल्यूशन होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछा करता है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को इस फॉर्मूला के हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको डिजिट की जगह दूसरे नंबर अगर चेंज कर देता है तो आप इसी फॉर्मूला आप उसे सॉल्व करेंगे, केवल ऐसे इसमें आपके डिजिट चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला का सेंस होता है वही होता है, और जो सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला यही होता है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आइए हम इसे एक एक कर इसे ट्राई करते हैं। पहला है, ए बोल रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो अपरिमेय संख्या, मान लीजिए हमने एक अपरिमेय संख्या लिया 2 और दूसरा भी लिया हमने 2, जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा √4, और √4 इसका स्क्वायर रूट होता है आपका 2, ये तो आपका परिमेय संख्या निकल गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं बी वाला, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। आइए हम इसे चेक कर लें। एक परिमेय संख्या हमने 2 ले लिया और एक अपरिमेय संख्या हमने 2 ले लिया, ये हुआ आपका 2√2, ये आपका अपरिमेय संख्या ही हुआ, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन हम सी वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता है, यानी इस ऑप्शन का कहने का मतलब है कि दो अपरिमेय संख्या का जोड़ परिमेय संख्या होता है। चलिए हम एग्जांपल लेके चेक कर लें। यहां से लेते हैं 2 + √2, इसे हम जोड़ेंगे तो ये होगा 2√2, ये वाला ऑप्शन तो आपका अपरिमेय संख्या है, फिर परिमेय संख्या नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है, और ये तो खैर गलत है ही, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n प्राकृतिक संख्या है तब √, क्या होगा? हमें इसमें से फाइंड करना है। ऑप्शन ए को फाइंड करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, √4, तो इसका वर्गमूल आपका होता है 2, ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया, लेकिन अगर हम 5 ले लें तो इसका स्क्वायर रूट कितना √5 ही होगा, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। दूसरा है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे √4 लिया तो ये परिमेय संख्या हो गया, ये आपका प्राकृतिक संख्या हो गया, नेचुरल नंबर, और यहाँ आपका इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये अल्टरनेटिव है, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, तब हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। और थर्ड जो है, हमेशा परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी ये अपरिमेय संख्या आया हुआ है, इसलिए ये हमेशा परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, हाँ ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है, क्योंकि पहली बार में परिमेय संख्या आया और दूसरी बार में अपरिमेय संख्या आया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है और ये आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 से भाज्य हो। आइए इसे हम सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं कि इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 16 का फैक्टर निकालिए, 2 × 2 × 2 × 2, ये आपका 16 का होगा, यानी आप इसे लिख सकते हैं 2⁴। 20 का लिखते हैं, ये होगा 2 × 2 × 5, यानी आप इसे लिखेंगे 2⁴ × 5। 20 का होगा 2 × 2 × 2 × 3, यानी आप इसे लिखेंगे 2⁴ × 3। इसका एलसीएम होगा, आपको पता है कॉमन में सबसे मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ अंक जो होता है उसे आप लेते हैं, तो इसमें 2 कॉमन में है और इससे सबसे ज्यादा बार कौन आया है 2⁴, और जो कॉमन में नहीं होता है उसे हमें भी मल्टीप्लाई में लिखना होता है, तो यहाँ 3 है और 5 है, हम इसे अगर मल्टीप्लाई करा दें तो ये आपका होगा 16 × 3 × 5, आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 48 × 5 = आपका होता है 244। अब देखिए यहाँ कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड कर लेते हैं कि पूर्ण संख्या कौन होगा, तो ये आपका 240 जो है आपका स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा आपका, ये वर्गमूल होता है इसका भी नहीं होता और इसका होता है, यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, और ये कह रहा है कि प्रत्येक से क्या होगा भाज्य होगा, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों में इस संख्या से भाग करके देखना है कि कौन इससे भाज्य है। तो ये सबसे पहले हम इससे कर लेते हैं,
इससे आप अगर भाग करेंगे इतने से, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, ये आपका 12 से और ये आपका 80 से, ये भी कैंसिल होगा और ये 6 टाइम है, यानी कि यह पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, अब इससे चेक करते हैं, यानी कि हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं इसे डिवाइड करके। यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आपका 12 से होगा और ये आपका होगा 180 से, फिर ये 6 से, फिर ये आपका होगा 90। अब देखिए ये पूर्णतः हो जाता है 15 छक 90। देखिए ये पूर्णतः क्या हुआ, डिविजिबल है इस वाली संख्या से, इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा ये वाला होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे। 5 का होगा 1 × 5 और 15 का होगा 3 × 5 और 20 का होगा 2 × 2 × 5। एलसीएम आपको पता है कैसे निकाला जाता है, कॉमन में सबसे मैक्सिमम टाइम आया है 2 और यहाँ पे 5, और जो कॉमन में नहीं है उसे भी आप नोट कर लीजिए। ये आपका होगा 4 और 4 × 5 = 20 और 20 × 60, यानी आपका एलसीएम हुआ 60। और एचसीएफ आपका होगा कॉमन में सबसे छोटा, कॉमन में देखिए 2 सब में है, नहीं है, 5 सब में है तो 5 एक बार। अब ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, अनुपात आपको निकालना है। यहाँ से आपको अनुपात निकालना है किसका, एलसीएम और एचसीएफ का। तो यहाँ से होगा एलसीएम अपॉन एचसीएफ। एलसीएम का वैल्यू आपका कितना है 60 और इसका है 5, ये कैंसिल होगा तो ये होगा 12/1, यानी आप इसे लिख सकते हैं 12:1, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं a और 18 का एलसीएम 36 है तथा एचसीएफ 2 है, तो a का मान फाइंड कीजिए। तो हम यहां से निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ध्यान दीजिए यहां से, यानी कि एलसीएम पहला दिया हुआ है, एलसीएम है आपका 36 और एचसीएफ है 2, और इसमें से देखिए एक संख्या पहले ही दिया हुआ है, तो पहले ए दिया हुआ है, मैंने बी यहाँ पे इसे बी मान लेता हूँ 18। तब यहां से लिखेंगे a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए का वैल्यू आपके पास नहीं है और बी का वैल्यू आपके पास है 18, और यहाँ से एलसीएम है आपका 36 और एचसीएफ है 2, a इज इक्वल टू आपका होगा 36 इंटू 2/18। यहाँ देखिए 2 बार में कट जाएगा, आपका a का वैल्यू होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यानी आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल फाइंड कीजिए। आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या केवल 2 होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या कहता है कि कोई भी संख्या स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या होता है, डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो 2 देखिए, 2 1 और 2 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लग सकता है, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या होता है। और भाज्य संख्या कहता है कि 2 से अधिक फैक्टर, यानी कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो वो भाज्य संख्या होता है। तो यहाँ जो सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है वो आपका 4 होता है, ये आपका कंपोजिट नंबर होता है। अगर 3 को आप मानते हो तो 3 में तो 1 और 3 से केवल ये डिविजिबल होगा, तो यह अपरिमेय संख्या होगा, भाज्य संख्या तो होगा नहीं। इसलिए जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होता है। इसका कह रहा है कि आपको गुणनफल बताना है, तो इसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा ये 8, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा इस क्वेश्चन का। आज आपने टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपने स्टडी करा जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, इन्हें एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा है। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।